नमस्कार दोस्तों, अपन आज के इस वीडियो में आपके करंट अफेयर के 7वें सेट की चर्चा करेंगे। इससे पहले जो 6 नोट चैप्टर आपके पास हैं उनको अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी अपन 7वें नोट की चर्चा करेंगे। तो आपके पास में जो नोट्स है उसको हाथ में लीजिए और अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए 7वें नोट में सबसे पहले बहुत सारे सवाल इसमें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सीधे सीधे सवाल पूछते हैं, समझने वाली बातें बहुत कम है। देखो पहला ही सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रति व्यक्ति आय किसकी? राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय। तो देखो इकोनॉमिक्स के आंकड़े मैंने आपको बताए 2 आधारों पर होते हैं, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। तो देखो प्रचलित कीमतों का मतलब है वर्तमान मूल्यों पर। तो अभी ये डाटा एग्जैक्ट रटेंगे, बहुत ही इसमें निकट का ऑप्शन दिया हुआ हो सकता है 1,56,149। देखिए प्रचलित कीमतों पर या प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की 1,56,149। रटने वाला आंकड़ा है 1,56,149। ये इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का आंकड़ा है। फिर देखिए स्थिर कीमतों पर या स्थिर मूल्यों पर। तो देखो स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष 2011-12 है। तो 2011-12 के मूल्यों के आधार पर यदि हम राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय की चर्चा करें तो देखो ये आपको ध्यान में रखना 86,134 रुपए। तो देखो सवाल की भाषा, देखो सीधा यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अगर प्रचलित कीमत और स्थिर मूल्य नहीं दिया हुआ है तो आप प्रचलित कीमतों पर ही देंगे 1,56,149 रुपए। और यदि ये लिखा हुआ है कि प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की क्या, तब भी आप 1,56,149 ही देंगे। और यदि ये लिख देता है कि स्थिर कीमतों पर या 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो आप इसका उत्तर देंगे 86,134। तो ब्रीफ में हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि प्रचलित कीमतों पर या सीधा बिना प्रचलित और स्थिर शब्द दिया हुआ पूछा है तो देखो 1,56,149 रुपए, और स्थिर कीमतों पर यदि प्रति व्यक्ति आय पूछी है तो 86,134 रुपए आप इसमें जवाब देंगे। फिर देखिए अगला सवाल आता है जीडीपी पर। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जो वृद्धि दर है वो क्या है? तो 2021-22 की तुलना में 2022-23 में तो वर्तमान में राजस्थान की जो जीडीपी है ये यहां पढ़ेंगे प्रचलित मूल्यों पर। तो देखो वही जीडीपी जो है राजस्थान की जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेट जो है वो कितनी है। तो प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी 16.04% है। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कितनी है? 16.04% है। और स्थिर मूल्यों पर या 2011-12 की स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी जो कितनी है? 8.19% है। देखो जस्ट डबल है ये। तो प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी 16.04 और स्थिर मूल्यों पर 8.19% है। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अगला सवाल 2022-23 की आर्थिक समीक्षा को अपन देखें तो राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान क्या है? तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ आप देखेंगे ये उद्योग में मात्रा यहाँ पढ़ेंगे उद्योग, ठीक है। तो देखो कृषि, इसमें कृषि और इससे रिलेटेड पशुपालन वगैरह ये गतिविधियां आ जाती हैं। उद्योग में विनिर्माण उद्योग आ जाता है और सेवा में सर्विसेज आ जाती है। तो देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 2022-23 में सर्वाधिक योगदान सेवाओं का है। ध्यान रखना सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवाओं का। और सेवाओं का योगदान है 43.74%। 2 नंबर पे योगदान जो है वो कृषि का है। देखो राज्य की अर्थव्यवस्था में या राज्य की जीडीपी में सेवा के बाद में दूसरे नंबर पे कृषि का योगदान है। मतलब उद्योगों से ज्यादा योगदान किसका है? कृषि का है। तो 2022-23 में उद्योगों से ज्यादा योगदान किसका है? कृषि का है। तो देखो इसमें आंकड़ा आपके सामने आपको पता चल जाएगा कि कृषि के क्षेत्र में जो योगदान, कृषि के क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में वो योगदान है 28.9
95 मतलब लगभग 29% है, जबकि सेवा के क्षेत्र से 44 या 43.74% है, और उद्योग से जो है वो 27.31% योगदान रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे राज्य की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा का है, उसके बाद 2 नंबर पे कृषि का है, और कृषि के बाद में किसका है? उद्योग का। तो अधिकतम योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा का है और न्यूनतम योगदान किसका है? उद्योग का है। तो देखो कृषि का योगदान सेवा की बजाय कम है और उद्योगों की बजाय ज्यादा है। तो देखो ग्रेटर देन के निशान में पहले सेवा आ जाएगा, उसके बाद कृषि आ जाएगी, फिर उद्योग आ जाएंगे। फिर अगला सवाल देखिए आप इसमें, थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आप जो चीज ध्यान में रखेंगे, देखो पहला है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक को WPI, होल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स WPI, समग्र आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप में कीमतों में तो देखो कीमतों में व्यापक स्तर पर परिवर्तन को, देखो कीमतों में व्यापक स्तर पर परिवर्तन को दर्शाने वाला जो सूचकांक है वो थोक मूल्य सूचकांक है। ठीक है, तो ये देखिए परिवर्तन को व्यक्त करने वाला सामान्य सूचकांक है और सभी व्यापार व लेन देन में वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक संकेतक है। तो वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का सूचकांक जो है वो क्या है? थोक मूल्य सूचकांक है। थोक मूल्य सूचकांक ही वस्तुओं की जो उतार चढ़ाव है कीमतों में उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर देखिए राज्य का थोक मूल्य सूचकांक। तो देखो थोक मूल्य सूचकांक वर्तमान में राजस्थान में किस आधार वर्ष पर 1999-2000, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति आय का जो स्थिर कीमतों पर आकलन करते हैं वो 2011-12 के सापेक्ष करते हैं, और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है। ये ध्यान रखना, राज्य में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? देखिए राज्य में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है। दूसरा सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखो ऊपर वाला थोक मूल्य सूचकांक है और ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये वो ऊपर वाला कीमतों में व्यापक कीमतों में परिवर्तन को बताता है, सामान्य परिवर्तन को। फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो देखो उपभोग के उद्देश्य से परिवार द्वारा खरीदी गई चयनित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तन को मापने वाला है ये। तो देखो क्या कह रहा है ये? परिवार द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की खुदरा कीमतों में, थोक कीमतों में नहीं, खुदरा कीमतों में, रिटेल कीमतों में जो चेंज आता है उस चेंज को बताने वाला जो सूचकांक है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो देखिए यहां ध्यान रखेंगे थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है, जबकि सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है ये है 2016 है। ये बराबर 100 आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 2016 है। ये सवाल ध्यान में रखेंगे तो इनका आधार वर्ष आपको ध्यान में रखना है। तो सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष ठीक है 2016 है और थोक मूल्य सूचकांक का 1999-2000 है। अब देखिए इसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए आंकड़े जारी किए जाते हैं, उनका भी आधार वर्ष 2016 ही है। अभी ध्यान रखेंगे राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो 3 केंद्रों से जारी किए जाते हैं, अलवर, भीलवाड़ा और अजमेर। इनमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2021 तक जिन 3 केंद्रों से औद्योगिक श्रमिकों के सूचकांक जारी किए जाते थे उनमें तीसरा भीलवाड़ा और जयपुर तो था ही, तीसरा था अजमेर। कौन सा था? अजमेर। तो देखो ध्यान रखने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित जो सूचकांक है वो 3 केंद्रों से जारी किए जाते हैं। पहले कहां से? भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर से जारी किए जाते थे और अब भीलवाड़ा, जयपुर और अलवर से जारी किए जाते हैं। तो देखो निम्न में से कौन से स्थान से औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी नहीं किए जाते? तो पहले में अलवर दे दिया, दूसरे में भीलवाड़ा दे दिया, तीसरे में जयपुर दे दिया और चौथे में अजमेर दे दिया। तो अब अजमेर से जारी नहीं किए जाते हैं। 2021 से अजमेर के स्थान पर किस केंद्र से जारी किए जाते हैं? अलवर केंद्र से जारी किए जाते हैं। फिर देखिए वर्ष 2002-3 से 2007
2006-07 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021-22 की उत्पादकता में वृद्धि दर। तो देखो ये आपको ध्यान में रखना है, या आपको ये 2002-03 को भी छोड़ दो। आप 2006-07 से 2021-22 तक उत्पादकता में वृद्धि दर, इससे भी आप कंफ्यूज हो गए। 2006-07 से 2021-22 तक उत्पादकता में वृद्धि दर दर्ज की गई है खेती के मामले में। तो देखो कितने साल हो गए, ये 15 साल हो गए। इन 15 वर्षों में, पिछले 15 वर्षों में दो दालों में 54.30% बढ़ोतरी हुई है, तिलहन में 62.21% हुई है, कपास में 62.21% हुई है, अनाज में 95.10% हुई है। तो देखो पिछले 15 सालों में, पहला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल, पिछले 15 सालों में राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादकता वृद्धि दर है वो किस में दर्ज की गई है? अनाजों में। सबसे ज्यादा उत्पादकता वृद्धि दर्ज किस में की गई है? अनाजों में। या फिर जैसे दाल, तिलहन, कपास और अनाज दिया हुआ हो तो उनमें न्यूनतम तो किस में है? दालों में। न्यूनतम वृद्धि उत्पादकता में न्यूनतम वृद्धि किस में हुई है? दालों में। और अधिकतम किस में हुई है? अनाजों में। दालों में उत्पादकता वृद्धि दर 54.30% है और अनाजों में 95.10% है। फिर देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई। देखो ये है पीएम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एमआई। एमआई का मतलब हो गया माइक्रो इरिगेशन। सूक्ष्म सिंचाई को अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई। तो देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एमआई का मतलब है माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई। इस योजना में सूक्ष्म सिंचाई शब्द दिखते ही आपको ड्रिप और फुहारा तकनीकी दिमाग में आनी चाहिए। तो देखो सूक्ष्म सिंचाई का मतलब है कि इसे ड्रिप एवं फुहारा तकनीकी से। तो देखो सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप एवं फुहारा तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली योजना है ये, जो कुशल जल प्रबंधन की पद्धति है। इसमें ती को छोटा पढ़ेंगे। कुशल जल प्रबंधन पद्धति पर आधारित योजना है ये। और इस योजना में केंद्र और राज्य का जो ड्रिप और फुहारा प्रणाली के लिए जो अनुदान दिया जाता है या वित्तीय सहायता दी जाती है, उसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? 60:40 है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला सवाल आप देखिए, इसमें अगला सवाल आपको क्या मिलेगा? अटल भूजल योजना। देखो अटल भूजल योजना, ये योजना भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की मदद से, पहली बात तो केंद्र सरकार की योजना है और इसमें 50% पैसा भारत सरकार का है और 50% पैसा वर्ल्ड बैंक का है। राज्य सरकार का इसमें कोई पैसा नहीं है। तो देखो अटल भूजल योजना केंद्र प्रवर्तित योजना है, अर्थात इसमें राज्य का कोई योगदान नहीं है। केंद्र सरकार को वित्तीय मदद इस योजना के लिए कौन दे रही है? विश्व बैंक। तो केंद्र सरकार और विश्व बैंक की जो भागीदारी है वो 50-50% है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ उसके घटते स्तर को रोकना है। तो जो तेजी से भूमिगत जल का स्तर गिर रहा है उसको रोकने के लिए अटल भूजल योजना को शुरू किया गया है। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लेना इस सवाल को। देखो अभी तक कृषि बजट को 2022-23 से पहले 2022-23 से पहले कृषि बजट को सामान्य बजट के साथ ही राज्य में रखा जाता था। तो राजस्थान में देखो समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान के विचार के लिए कृषि बजट 2022-23 को प्रस्तुत किया गया। तो राज्य में किस वर्ष से 2022-23 से कृषि बजट को अलग से प्रस्तुत करना शुरू किया और इस बार जो बजट पेश किया गया है वो 2023-24 का पेश किया गया है। इसका मतलब अब तक राज्य में कितने कृषि बजट अलग से पेश किए जा चुके हैं? प्रत्यक्ष से 2। तो सवाल की भाषा जो है, राज्य में अलग से कृषि बजट किस वित्तीय वर्ष में रखना शुरू किया? 2022-23 में। और अब तक कितने रख दिए? 2, एक 2022-23 का, दूसरा 2023-24 का इस बार रख दिया है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष से कृषि बजट को राज्य में अलग किया गया? 2022-23 से। और अभी तक राज्य में 2 कृषि बजट अलग से प्रस्तुत कर दिए गए। फिर देखिए आप इसमें कृषि बजट 2022-23 में क्या है? कृषि अनुदान 37.83%, कृषि ऋण
25.68% और बुनियादी संरचना से संबंधित 15 पॉइंट। तो देखो 2022-23 के बजट में सिर्फ एक ही सवाल ध्यान में रखना, 2022-23 के बजट में ये आंकड़े एक भी याद नहीं रखने, इनमें से सबको छोड़ दो। 2000 समझने के लिए 2022-23 के बजट में सर्वाधिक जो बड़ा मद है वो क्या है? कृषि अनुदान है, कृषि के क्षेत्र में ग्रांट या अनुदान है। फिर देखिए सभी श्रेणी के उद्योगों को विकसित करने, रोजगार के अवसरों में समृद्धि करने, बुनियादी और एमएसएमई, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है, एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने आदि की दृष्टि से राजस्थान, ये सवाल पहले भी बता चुका हूं, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति किस वर्ष की है? 2022 की। साल ध्यान में रखना है, डेट बता चुका हूं, 17 सितंबर से इसको लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दूसरी तीसरी बार इसको रिपीट किया है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो राजस्थान में उत्पादित खनिज, खनिजों के मामले में देखो आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राज्य में जो टोटल खनिज है वो यहाँ देखिए, राजस्थान में कुल 81 खनिजों का भंडारण है। भूगर्भ में कितने टाइप के? 81 टाइप के खनिज है। पहले हमारे यहाँ जैसे पुरानी किताबों में आपको इनमें से कितने प्रकार के खनिज पदार्थों का उत्खनन कर रहे हैं अपन? 58 प्रकार के। कोई किताब पुरानी है तो उसमें 57 टाइप भी मिल सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे राज्य में कुल भंडारित खनिजों के कितने प्रकार हैं? 81 टाइप के खनिज राज्य के भूगर्भ में पाए जाते हैं। और अभी तक इनमें से कितने को खोदकर निकाल रहे हैं अपन? तो इनमें से खनन केवल 58 का हम कर रहे हैं। इसमें देखो आपसे क्या पूछ सकते हैं, देखो ये 81 खनिज है, उनमें 17 धातु खनिज जैसे लोहा, चांदी, तांबा, ये जो है धात्विक खनिज हैं। तो कितने धात्विक खनिज हैं? 17 धात्विक खनिज है। और अधात्विक खनिज कितने हैं? 39 है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में जैसे पत्थर वगैरह ये सब आ जाते हैं, वोलेस्टोनाइट, लाइमस्टोन, ये सब आ जाता है। और धात्विक खनिजों में सीसा, जस्ता, चांदी, ये आते हैं, लोहा। ठीक है, तो देखो धात्विक खनिज कितने हैं? 17 टाइप के धात्विक खनिज पाए जाते हैं राज्य में। एकमात्र उत्पादक, तो देखो सीसा, अयस्क और जस्ता अयस्क का राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। कहने का मतलब सीसा और जस्ता अयस्क जो है वो राजस्थान के अलावा भारत के किसी भी राज्य में पाया तो जाता है, भंडारण तो है, लेकिन उसका उत्पादन या खनन कार्य नहीं हो रहा। तो सीसे जस्ते का उत्खनन कार्य जो है फिलहाल केवल राजस्थान में हो रहा है। या फिर जैसे अग्रणी, तो धात्विक खनिजों में भारत सबसे बड़ा राज्य है, किस मामले में? चांदी के मामले में। तो देश में सबसे सर्वाधिक जो चांदी वो किस स्टेट द्वारा उत्पन्न की जाती है? राजस्थान द्वारा उत्पन्न की जाती है। फिर अधात्विक खनिज देखिए, अधात्विक खनिजों में सेलेनाइट, वोलेस्टेनाइट है, या सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन है। तो देखो सेलेनाइट और वोलेस्टेनाइट ये दो ऐसे अधात्विक खनिज हैं जिनका हिंदुस्तान में, पूरे देश में, राजस्थान के अलावा कहीं भी उत्खनन नहीं होता। तो देखो ऊपर से देखिए, सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टेनाइट, इनका उत्पादन जो है केवल राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान से बाहर कहीं नहीं हो रहा। फिर देखो अग्रणी, तो भारत में अधिकांश जो उत्पादन है सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का, पत्थर का, चूने पत्थर का, तो राजस्थान में ही होता है। फिर ईंधन खनिज जो है तीन टाइप के ईंधन खनिज, जिसमें कोयला है, गैस है और तेल है। देखो 3 टाइप के, कोयला, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तेल और गैस, ये 3 प्रकार के खनिज ईंधन अपने यहाँ, या ईंधन खनिज अपने यहाँ पाए जाते हैं। कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बॉम्बे हाई के बाद में भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादन किस में होता है? राजस्थान में होता है। तो देखिए यहाँ दोबारा 17 धात्विक खनिज, 39 अधात्विक खनिज, 3 ईंधन खनिज और 22 गौण खनिज। गौण का मतलब सेकेंडरी खनिज। तो जो गौण खनिज है उनमें मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन ये हैं। तो इनमें मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन के मामले में भारत का जो अग्रणी स्टेट है वो कौन है? राजस्थान है। तो एक ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, इसमें अगला सवाल अपन देखते हैं, राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र फॉर पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत। तो राजस्थान में 4 पेट्रोलिफेरस, तो देखो राजस्थान में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में 14 जिलों में तेल भंडारण फैला हुआ है। ठीक है, और देखो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार राजस्थान में देश में कुल 11वीं रैंक हासिल की है। ठीक है, ये ऊपर वाला पेट्रोलियम भंडारण के बारे में मैंने पीछे कुएं वगैरह सारे बता दिए हैं, तो यहाँ शॉर्ट में दिया। फिर राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
एक बार नजरें गड़ा के देखिए, राजस्थान से जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें 5 बड़ी वस्तुएं। राजस्थान में सबसे ज्यादा निर्यात इंजीनियरिंग वस्तुओं का किया जाता है। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग को हिंदी में अभियांत्रिकी लिख देते हैं। इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी वस्तुओं का राजस्थान सर्वाधिक निर्यात करता है। उसके बाद में राजस्थान 2 नंबर पे निर्यात करता है कपड़े का। किसका? कपड़े का निर्यात करता है। उसके बाद धातु का निर्यात करता है। फिर चौथे स्थान पर हस्तशिल्प का और 5वें स्थान पर रसायन एवं संबंध क्षेत्रों का। तो देखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग पदार्थ और 2 नंबर पे कपड़ा। सर्वाधिक अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट निर्यात करता है राजस्थान, और उसके बाद कपड़े का निर्यात करता है। तो राजस्थान इंजीनियरिंग वस्तु और कपड़े का निर्यात करने के मामले में पहला और दूसरा स्थान मतलब किन वस्तुओं का है? तो 5 बड़ी निर्यात की जाने वाली राज्य की वस्तुएं यह, इनमें से ज्यादा भी नहीं तो 2 आप ध्यान में रखेंगे। सर्वाधिक इंजीनियरिंग, उसके बाद कपड़ा और फिर धातु। देखो, राज्य से 60% राजस्थान जितनी वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता है, जितनी वस्तुएं निर्यात करता है, उसमें से 60% जो निर्यात है इन 5 वस्तुओं का ही करता है। तो राज्य की शीर्ष 5 वस्तुएं निर्यात की जाने वाली आपके सामने। टोटल निर्यात का 60% इन 5 वस्तुओं का ही करते हैं। फिर देखिए, असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। तो देखो, ई श्रम पोर्टल के पीछे निहित उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करना है। असंगठित श्रमिक वो होते हैं जिनके पास कोई यूनियन या सिस्टमेटिक ढांचा नहीं होता अपने अधिकारों को मनवाने के लिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो, राजस्थान सरकार ने खादी श्रमिकों को पर्याप्त पारिश्रमिक प्रदान करने और राज्य में खादी के उत्पादन के उद्देश्य से 13 जुलाई 2022 को खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। तो देखो, खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना 13 जुलाई 2022 को शुरू की गई थी खादी श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक देने के लिए। तो देखो, उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा तो इनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो 13 जुलाई 2022 को डेट इंपॉर्टेंट है इसकी। खादी श्रमिकों के पारिश्रमिक के लिए इसकी डेट आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो, राजस्थान में शहरी जनसंख्या की अपन बात करें तो देखो, राजस्थान में शहरी जनसंख्या 2011 में 24.87% थी, 2021 में 26.33% है और 2031 में संभावना है 27.74 की। तो ये मैंने डिटेल से समझा दिया। राजस्थान में शहरीकरण की रफ्तार बहुत धीरे है। अखिल भारतीय या विश्व स्तर से कितनी? लगभग 50% स्पीड से शहरीकरण या 50% दर से शहरीकरण राजस्थान में हो रहा है। तो ये आंकड़ा 2031 में 27.74% और वर्तमान में ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। राजस्थान में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 26.33%। और इसके विपरीत यदि ग्रामीण पूछी जाए तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कितनी बच गई? ग्रामीण जनसंख्या बच गई 73.27। ग्रामीण जनसंख्या 73.27 और ये 26.33% शहरी जनसंख्या है। ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए, अति शहरीकृत जिले। देखो, ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। सर्वाधिक शहरीकरण कोटा में हुआ है, उसके बाद जयपुर में और उसके बाद अजमेर में। ध्यान में रखना, अति शहरीकृत जिले मतलब कोटा में 60.31% जनसंख्या शहरी है। देखो, पूरे राजस्थान में 26.33% है, जबकि कोटा की कुल जनसंख्या 60.31% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। जयपुर की 52.40% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है और अजमेर की 40.8। तो सर्वाधिक शहरीकृत पॉपुलेशन जो है कोटा जिले में है, उसके बाद जयपुर में और उसके बाद अजमेर में है। फिर न्यूनतम शहरीकृत तो देखो, डूंगरपुर जिले की कुल पॉपुलेशन का महज 6.39% जो है डूंगरपुर का जो है शहरों में रहता है। बाड़मेर का 6.98 और बांसवाड़ा का 7.10% जो है वो पॉपुलेशन शहरों में रहती है। तो देखिए, डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा यहाँ शहरीकरण बहुत कम हुआ है, जबकि कोटा, जयपुर और अजमेर इनमें सर्वाधिक शहरीकरण हुआ है और इनमें न्यूनतम शहरीकरण हुआ है। ये ग्रेटर देन का निशान ध्यान में रखना, ये परसेंटेज दिया हुआ है। तो सबसे कम डूंगरपुर की, उसके बाद बाड़मेर की, उसके बाद बांसवाड़ा की, और इधर सर्वाधिक कोटा की, उसके बाद जयपुर की और उसके बाद अजमेर की। तो देखो, ये घटता हुआ क्रम है और ये बढ़ता हुआ क्रम है।
तो न्यूनतम शहरीकृत जनसंख्या, देखो सवाल की मोस्ट कॉमन लैंग्वेज, सर्वाधिक शहरीकृत जनसंख्या कोटा की, याद रखना सर्वाधिक शहरीकृत जनसंख्या कोटा की, और न्यूनतम शहरीकृत जनसंख्या डूंगरपुर की, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को ग्रामीण गरीबों के गरीबी उन्मूलन, तो देखो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गांवों में गरीबी दूर करना है, बस ये उद्देश्य ध्यान में रखना है। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अधिकार की गारंटी देता है। देखो संविधान के अनुच्छेद 21 में राइट टू वर्क दिया हुआ है, काम का अधिकार दिया हुआ है, और उस काम के अधिकार की को पूरा करने के लिए या उस फंडामेंटल राइट को पूरा करने के लिए ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। तो सीधा सा सवाल है कौन सी योजना है राज्य में संचालित जो काम के अधिकार की गारंटी प्रदान करती है, तो इसका उत्तर होगा मनरेगा योजना या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAY, जी का मतलब ग्रामीण हो गया। तो देखो ग्रामीण लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ, ये देखो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो बुनियादी सुविधाओं के मतलब सड़क बिजली इन सब के साथ, बुनियादी सुविधा का मतलब बिजली सड़क पानी इनके साथ पक्का घर देने के लिए, सभी को आवास प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू की गई है वो है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। ये देखिए आप इसको देखेंगे, फिर बाकी अपन अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।